हेलो बच्चों, हम मनोहर श्याम जोशी रचित सिल्वर वेडिंग गद्य कर रहे थे। ये गद्य थोड़ा लंबा था, इसलिए कुछ विभागों में हमने बांटा हुआ है। पहला विभाग हमने कर लिया है। आज हम दूसरा विभाग करेंगे, लेकिन दूसरा विभाग करने से पहले पहले विभाग में जो कुछ आया था उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। लेसन के शुरुआत में आपने देखा कि यशोधर जी ऑफिस में काम कर रहे, वहाँ जो भी काम कर रहे उसके साथ सहकर्मचारी, उनको पता चला कि यशोधर जी का आज सिल्वर वेडिंग है, तो उन्होंने पार्टी मांगी। पार्टी के तौर पर कुछ पैसे निकाल कर यशोधर जी ने दिए, लेकिन उस दावत में शामिल नहीं हुए, क्योंकि पार्टी मनाना, मॉडर्न कपड़े पहनना वो उसे समहाउ इनप्रॉपर लगता था। 5 बजे छूटने वाले यशोधर जी घर पर 8 बजे पहुंचते थे, क्योंकि उसे घर पर जाना ही अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चे थे तब जल्दी पहुंच जाते थे, उसे होमवर्क करवाते थे, लेकिन अब बच्चों के और उनके ख्यालात मेल नहीं खाते, इसलिए उसे घर जाना पसंद नहीं है। वो 8 बजे ही घर पहुंचते थे। मैट्रिक पास करके यशोधर जी जब दिल्ली किशनदा के पास आए, तब उसकी उम्र नहीं थी कि उसे नौकरी मिल सके, इसलिए किशनदा ने उसे रसोइये के पर रख लिया और कुछ पैसे भी दिए। किशनदा कंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके ख्यालात बिल्कुल अलग ही थे और वो असर यशोधर के दिमाग में कर गई। किशनदा ऐसा मानते थे कि पैसे यहाँ वहाँ खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी थी तो सरकारी क्वार्टर भी मिलते थे उसे रहने के लिए। फिर जब रिटायर होंगे तब गांव चले जाएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। वो रिटायर हुए, फिर गांव चले गए, लेकिन गांव में जब वो बीमार पड़े तब उसकी कोई भी सेवा करने वाला नहीं था, और जब उसकी मृत्यु हुई तब रिश्तेदारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हुआ होगा उससे मृत्यु हुई, यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई। यशोधर बाबू की 3 लड़की और 1 लड़की है। 3 लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का था, उसे एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी मिल गई है, लेकिन उसकी तनख्वाह देखकर यशोधर बाबू को ये वेतन असाधारण लगता है, क्योंकि यशोधर बाबू की अब रिटायर की उम्र हो गई है, तब उन्हें इतना पैसा मिलता है। दूसरा बेटा है वो IAS की तैयारी कर रहा है, और तीसरा है स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका गया हुआ है, और जो बेटी है वो डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है उच्च शिक्षा के लिए, और कितने ही वर उन्होंने ठुकरा दिए। यहाँ पर चारों बच्चों के जो मॉडर्न ख्यालात थे वो यशोधर बाबू से मेल नहीं खाते, और उनकी पत्नी भी बच्चों की ही साइड लेती है, इसलिए यशोधर बाबू अपने घर जल्दी नहीं जाना चाहते थे। और जब किशनदा की मृत्यु का किसी को पता ही नहीं चला कैसे हुई है, तब उसे पता चला कि बच्चों की अहमियत क्या है। बच्चे चाहते हैं कि वो नया घर बनवाए, लेकिन यशोधर बाबू की सोच भी किशनदा की तरह है। वो भी ऐसा चाहते कि सरकारी नौकरी है तो सरकारी क्वार्टर में ही ज़िंदगी बिताई जाए। अब गांव का पुश्तैनी जो घर है वो टूट फूट चुका है, और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोड़ लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और सरकारी क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कोई भी लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो, आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए ना। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है,
उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं थे। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किष्किंधा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किष्किंधा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगाना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा ना। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। उम्र ढलने के बाद लोग भगवान के भक्त हो जाते, पूजा पाठ में मन लगा लेते और जितना भी राजपाट है यानी घर की जिम्मेदारी है वो बच्चों पर छोड़ देते। वो जो करते हैं जैसा करते हैं करे। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी नहीं, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी चाहिए। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन तो समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। ऑफिस से निकलकर अभी वो सब्जी लेकर मंदिर में ये और मंदिर में भगवत भजन कर रहे हैं, गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणाएं है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यानी कि सभी संयुक्त में जितने भी चाचा भतीजे रहने वाले थे सभी अलग हो गए और अभी यशोधर बाबू जो सबकी सोचने जाएंगे तो पैसे की तो खर्चे ही होगी, क्योंकि सबसे मिलना, उसकी मदद करना तो पैसे जाएंगे। ये उनके बच्चों को पसंद नहीं है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हो। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद ही हो गई। कमाओ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकते। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सेप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी यानी किष्किंधा के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किष्किंधा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किष्किंधा को जो भी मालूम था वह उनको पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किष्किंधा तो थे ही जन्म के बुढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो।
तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा दिखाते थे, गज़ल गाते थे, साथ साथ सहगल के गाने भी। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाले सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए ना, मुझे वह समहाउ इनप्रॉपर ही लगते। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन हो जाता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ यानी वन में प्रस्थान करना, और ये समय है रिटायर के बाद। तो यशोधर जी ऐसा चाहते हैं कि मैं रिटायर के बाद पुश्तैनी गांव जाऊंगा, वहां पर ही रहूंगा। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार जो किसनदा है उसके शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह ही वह झेपी सी लगकर नकली सी हंसी हंस देते। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाना पहुंचते रहते। स्वयं किसनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं बोलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर पर ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एडवाइस। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है, या सवेरे वह किसनदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पीकर जाए। किसनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किसनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूप में देखा है, लेकिन किसनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किसनदा की ही है। कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ यानी चंपल धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी हाथ में लिए हुए। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन जब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसी कई और काम यशोधर बाबू ने किसनदा के विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है।
यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले, जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते हैं कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया कहता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरह से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिप्टीसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दो, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों ने खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता है कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। इर्जा को भी आराम हो जाएगा। या इर्जा यानी माँ। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे ने अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट में ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है तो कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है तो कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह। और ऐसा भी नहीं कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया, कहता यही कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छूना मत। क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रख लो घर में। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनते, पर सुनकर अब चिढ़ती नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टर के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है, वाईडी पंत। वाईडी पंत कौन? यशोधर बाबू। अब यशोधर बाबू अपने घर आ गए। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे।
बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ हिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, जो करते होंगे ये लोंडे वोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इन ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाँह का टॉप पहने। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और शैडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कह रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे, छिप कर रह गए। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बाबा एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही है। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसकर बोला, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा ना, तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्तेदारों से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायत है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह भी अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर प्लस पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही करते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी ही लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ
कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। यशोधर के घर पार्टी है उनकी ही, लेकिन उन पार्टी में वो किस तरह से जाते हैं, उसे जाना पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि वो तो पुराने ख्यालों के, ये हम देखेंगे आगे। धन्यवाद।